नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 9। मैं हूं शीतल राजपूत। 2022 के लिए पद्म पुरस्कारों का ऐलान हुआ है। 4 शख्सियतों को पद्म विभूषण, 17 हस्तियों को पद्म भूषण और 107 हस्तियों को पद्मश्री का सम्मान दिया गया है। पद्म सम्मान से सम्मानित हस्तियों में मरणोपरांत पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। वहीं मरणोपरांत बीजेपी नेता कल्याण सिंह को भी पद्म विभूषण का सम्मान दिया गया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। विक्टर बनर्जी मशहूर एक्टर पद्म भूषण। वहीं भारतीय मूल के गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई भी पद्म भूषण से सम्मानित हुए हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को पद्म भूषण, पूर्व सीएजी राजीव महर्षि पद्म भूषण से सम्मानित। जनरल बिपिन रावत दिवंगत पद्म विभूषण से सम्मानित। कल्याण सिंह को मरणोपरांत पद्म विभूषण। गुलाम नबी आजाद पद्म भूषण से सम्मानित। विक्टर बनर्जी बंगाली सिनेमा के, भारतीय सिनेमा के मशहूर एक्टर पद्म भूषण से सम्मानित। और भारतीय मूल के गूगल के सीईओ सुंदर राजन पिचाई पद्म भूषण से सम्मानित। बुद्धदेव भट्टाचार्य पद्म भूषण से सम्मानित। राजीव महर्षि पद्म भूषण। और तमाम हस्तियां जो सम्मानित हुई हैं उनके नाम आप देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। ये पद्म भूषण और पद्म विभूषण की सूची आपने देखी। – 2022 के लिए पद्म पुरस्कारों का ऐलान ऊपर अभी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित, जिसमें जनरल सीडीएस जनरल बिपिन रावत, जिन्हें हमने गंवा दिया पिछले महीने, उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 3 बार विधायक, 1 बार सांसद और फिर केंद्रीय मंत्री, 32 साल तक कांग्रेस में तमाम ओहदों पर रहे आरपीएन सिंह ने यूपी चुनाव से ठीक पहले पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। हालांकि आरपीएन सिंह इस फैसले के लिए कांग्रेस की विचारधारा और नेतृत्व को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उन्हें संघर्ष से भागने वाला कायर कह रही है। बहुत सालों से, बहुत समय से तमाम लोग मुझसे कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में आपको जाना चाहिए। बहुत समय से सोचा, पर अंत में यही कह सकता हूं प्रधान जी, देर आए दुरुस्त आए। बुलावा सालों से था, लेकिन आए तब जब यूपी में चुनाव का बिगुल बज चुका था। पिछड़ों के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी को बाय बाय कहकर साइकिल पर सवार हो चुके थे। और जब बीजेपी को लगा कि पडरौना में स्वामी प्रसाद मौर्य की साइकिल पंक्चर करने के लिए आरपीएन सिंह को आजमाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश से कई भूमिका को निभाते हुए कई बार विधायक, लोकसभा की प्रतिनिधित्व, भारत सरकार में मंत्री की भूमिका में जिम्मेवारी निभाना तथा कांग्रेस पार्टी की विभिन्न संगठनात्मक कामों में बड़े जिम्मेवारी के साथ काम करने वाले आदरणीय आरपीएन सिंह जी को मैं भारतीय जनता पार्टी की परिवार में स्वागत करता हूं। खुद आरपीएन को भी ऐसा लगा कि कमल थामकर जीत का परचम लहराया जा सकता है, बार बार हार का गम भुलाया जा सकता है, लेकिन हाथ का साथ छोड़ने की भी एक कहानी है। घोषणा भले ही अभी हुई हो, लेकिन बातचीत पुरानी है। जब से मैं 2004 लोकसभा आया, तब से मैं सिंधिया जी के पीछे पड़ा हुआ था कि सिंधिया जी आप सही नेता गलत जगह पे हो। ऐसे ही में 1-2 बार आरपीएन सिंह जी जब भारत सरकार में शायद नॉर्थ ब्लॉक में बैठते थे, तब मैं उनको एक बार हमारी इलाके की कुछ प्रसंगों लेके गया था। फिर भी उनको भी बहुत मेरा मित्रता नहीं था, तब भी मैंने कहा था कि आप जैसे व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी के साथ होनी चाहिए, देश को आगे ले जानी चाहिए। आज इसीलिए मैं बहुत दोनों को धन्यवाद देता हूं। पिछले 5 सालों में जो डबल इंजन की सरकार, योगी जी उत्तर प्रदेश में, प्रधानमंत्री जी देश में, हमारे उप मुख्यमंत्री गण संगठन ने जिस तरह की बड़ी योजनाएं और निर्माण, मुझे गर्व है कि मैं पूर्वांचल से आता हूं।
अगर देश में राष्ट्र निर्माण करना है और देश में आगे बढ़ाना है तो मैं एक छोटे कार्यकर्ता के हैसियत से हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करने के लिए जो भी प्रयास होगा अवश्य करूंगा। पूर्वांचल विकास की राह पर था, यूपी विकास की राह पर था, पूरा देश विकास की राह पर सरपट दौड़ रहा था। लेकिन आरपीएन सिंह को यह तस्वीर तभी दिखी जब यूपी में चुनाव का वक्त आया। सूबे में सियासत में पाला बदल की होड़ मच गई। जाहिर है जनाब को जवाब देते नहीं बना। वही तकिया कलाम सुना गए जो पार्टी छोड़ते वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सुनाया था, वही तराना गाया जो जितिन प्रसाद ने गुनगुनाया था। हमें अत्यंत प्रसन्नता के साथ मैं कहूं, प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व को स्वीकार करते हुए विकास के मुद्दे को अपनाते हुए गरीब कल्याण की सही मायने में विश्वास रखते हुए उत्तर प्रदेश को देश की एक नंबर बनाने के लिए आज हमारी साथ आरपीएन सिंह की ज्वाइनिंग हुई है। 32 सालों तक मैं एक पार्टी में रहा, ईमानदारी से, लगन से मेहनत किया, परंतु जिस पार्टी में इतने साल रहा वो अब वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की थी, और ना तो वो सोच रह गई। आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होने के बाद सोशल मीडिया में एक तस्वीर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में आरपीएन सिंह के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद और सचिन पायलट नजर आ रहे हैं। जाहिर है अब इनमें से 3 नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, लिहाजा लोग कह रहे हैं अब सचिन पायलट की बारी है। तो देश की सबसे पुरानी पार्टी से बारी बारी लोग अपनी वफादारी छोड़ रहे हैं, एक एक कर पार्टी से यारी तोड़ रहे हैं। कांग्रेस इसे पार्टी से गद्दारी बता रही है। पार्टी प्रवक्ताओं की पलटन आरपीएन सिंह पर फायर है, कह रही है आरपीएन सिंह कायर हैं। जैसा कि प्रियंका जी कहती हैं, ये लड़ाई साहस की है, ये लड़ाई सच की है, ये लड़ाई आइडियोलॉजी और सिद्धांत की है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति कांग्रेस में रहकर हमारी बिल्कुल विपरीत आइडियोलॉजी की पार्टी में जा सकता है। शायद ये काम कायर ही कर सकते हैं। इसको लड़ने के लिए, इस लड़ाई को जीतने के लिए बहुत बूता चाहिए। राष्ट्र निर्माण के आगाज की मुनादी कर रहे आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल होने से पहले झारखंड में कांग्रेस के प्रभारी थे। पार्टी के टिकट पर वो 3 बार विधानसभा का चुनाव जीते और 1 बार लोकसभा पहुंचने में भी कामयाब रहे। कांग्रेस ने आरपीएन सिंह को कितनी तवज्जो दी, इस बात का सबूत यही है कि सिर्फ 1 बार लोकसभा का चुनाव जीतने के बावजूद वो केंद्र सरकार में मंत्री भी बनाए गए और बाद में भी संगठन में अहम पदों पर काबिज रहे। अब कांग्रेस के पास ना तो यूपी में सत्ता है, ना ही देश में। ऐसे में आरपीएन सिंह को सत्ता की हिस्सेदारी कहां मिल सकती थी? देखिए, ये तो समय बताएगा। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि कई लोग गए हैं, हाँ, और आपने देखा होगा पिछले चुनाव में झारखंड में कई लोग छोड़ के चले गए थे। क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन किससे नाराज है। अब उन्होंने कुछ अपना सोच करके ही इस तरह का निर्णय लिया होगा। ये लड़ाई आप एक दंभकारी सरकार, उनके अहंकार, उनकी एजेंसीज, पूंजीवाद, हर तरह के लांछन के खिलाफ लड़ रहे हैं और इसको लड़ने के लिए बूता चाहिए। ये सच की लड़ाई है, ये सिद्धांतों की लड़ाई है। इसको लड़ने के लिए बूता चाहिए, इसको लड़ने के लिए वीरता चाहिए, साहस चाहिए। और जैसा कि प्रियंका जी कहती हैं, कायर इस लड़ाई को लड़ नहीं सकते। जो जहां जा रहा है हम उनको बिल्कुल अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हैं। कांग्रेस नेताओं की तरह टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी चुनावी मौसम में पाला बदलने वाले आरपीएन सिंह पर तंज कसा। महुआ ने ट्वीट किया, हैवीवेट या डेडवेट, जिन्होंने दशकों से एक सीट भी नहीं जीती है, वो चुनाव से पहले बीजेपी में जा रहे हैं। कुशीनगर के पडरौना राज परिवार से आने वाले आरपीएन सिंह को इलाके के लोग राजा साहिब कहते हैं। 1996 से 2009 तक आरपीएन सिंह पडरौना से कांग्रेस के टिकट पर विधायक रहे और 2009 में स्वामी प्रसाद मौर्य को हराकर लोकसभा का भी चुनाव जीते। लेकिन 2014 के मोदी लहर में वो ऐसे हारे कि फिर कभी जीत न सके। सवाल है कि क्या वो हार का इतिहास मिटाना चाह रही हैं और बीजेपी में उन्हें अपनी जीत पक्की दिख रही है? क्योंकि कांग्रेस में तो आरपीएन सिंह को राहुल गांधी की टीम का अहम सदस्य माना जाता था, पार्टी में सम्मान भी कम न था। फिर अचानक उन्होंने हाथ का साथ क्यों छोड़ दिया? राहुल प्रियंका जी के काफी करीबी रहे हैं, क्या कुछ दुख नहीं हो रहा है? उतनी पुरानी पार्टी छोड़कर आए हैं। सर, कोई भी काम 32 साल में करता है तो बहुत सोच समझ के छोड़ता है, नहीं तो छोड़ता नहीं है।
कोई इतने साल अगर किसी पार्टी में रहता है तो बहुत जल्दी छोड़ता नहीं है, तो कई बहुत समय से मन बना रहा था। आरपीएन सिंह जो भी दावा करे, लेकिन यूपी में बीजेपी को हराने की मुनादी कर रही समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी आरपीएन सिंह की अहमियत कबूलने को राजी नहीं। हाल ही में बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा है कि उनकी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी आरपीएन सिंह को चुनाव में धूल चटा सकता है। तो वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी उन्हें तवज्जो देने को तैयार नहीं। कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सत्ता में लंबे समय तक रहे, उस पार्टी को छोड़ के क्यों जा रहे हैं? उंगली उठ रही है ना। और जहां जा रहे हैं वही हाल है कि पेड़ से गिरे तो खजूर पे अटके। जहां लड़ लें पेट भर जाइए। भाजपा में जा रहे हैं ना, पेट भर जाइए, लड़ लेता ना, समझ में आ जाएगा। कोई मतलब नहीं है इन लोगों का, सब दगे हुए कारतूस वहां इकट्ठा हो रहे हैं। वजह जो भी हो, लेकिन पुराने कांग्रेसी आरपीएन सिंह अब भाजपाई हो चले हैं। यूपी में कमल खिलाने की कोशिशों में जुट गए हैं। अब बीजेपी को इससे कितना फायदा होगा या फिर समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान होगा, ये सब चुनाव नतीजे ही बताएंगे। लेकिन कांग्रेस के लिए ये झटका तो है ही। लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ कुमार गौरव, दिल्ली न्यूज 24। यकीनन कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। अब बात करते हैं अगली खबर की। बिहार से जुड़ी हुई है, यूपी के चुनावी दंगल से जुड़ी हुई है। इस दंगल में जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने अब अखिलेश के समर्थन में रैली करने का ऐलान कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। समझिए बीजेपी का मास्टर प्लान। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को पूरी उम्मीद थी कि बीजेपी गठबंधन करेगी। पार्टी ने बीजेपी से बातचीत की, जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को सौंपी गई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। वक्त बर्बाद होता देख जेडीयू ने यूपी में 26 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान भी कर दिया। जेडीयू अब भी ये नहीं समझ पाई है कि आखिर पार्टी को धोखा किसने दिया, बीजेपी ने या फिर जेडीयू नेता आरसीपी सिंह ने। लगता है कि क्या आरसीपी सिंह की वजह से नुकसान हुआ है, धक्का लगा है जेडीयू के एक इमेज को भी, और आप जितना सीट पर लड़ना चाहते थे वो लड़ नहीं पा रहे? हम किसी व्यक्ति को दोष नहीं देते, उनको अगर बीजेपी ने भरोसा दिया, अब बीजेपी ने कितनी ईमानदारी से उनको भरोसा दिया ये तो वो कह सकते हैं। अब बात करते हैं सन ऑफ मल्लाह के नाम से चर्चित नीतीश कुमार के मंत्री मुकेश साहनी की। साहनी ने ऐलान कर दिया है कि उनकी विकासशील इंसाफ पार्टी 165 सीटों पर यूपी में चुनाव लड़ेगी। 30 सीटों पर पार्टी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर भी चुकी है, लेकिन उन्हीं की पार्टी के विधायक इसको लेकर बागी हो गए हैं। वीआईपी विधायक राजू सिंह की माने तो यूपी में योगी का विरोध देश का विरोध है। देखिए, गोरखपुर में एक सीट के लिए जो है योगी जी हैं, वैसे भी वो चुनाव हार रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ पे हम बेवजह नहीं देना चाहते हैं। अब जब हम 165 दे रहे हैं तो वहीं पे उसको लग रहा है अभी वहाँ पे हम नहीं दे रहे हैं कि चलो ठीक है, योगी जी कभी हमारे प्रचार में भी आए थे तो इतना मित्रता हम रखते हैं कि चलो उनके सीट पे नहीं दे रहे हैं। वैसे भी वहाँ पे जिस समीकरण बना वहाँ पे चुनाव हार रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर पार्टी निश्चित रूप से निर्णय लेती है कि मुझे स्वतंत्र रूप से लड़ाई लड़ना है और पार्टी का निर्देश होगा तो जरूर जाऊँगा, लेकिन मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से इतनी बात को जरूर बताऊँगा कि योगी का आदित्यनाथ योगी का खिलाफ अभी देश का खिलाफ होगा, इसलिए आदित्यनाथ योगी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। इधर बीजेपी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर उत्साह से लबरेज दिख रही है। उसे जेडीयू के साथ गठबंधन नहीं होने का रत्ती भर भी मलाल नहीं है। बीजेपी का कहना है कि चाहे नीतीश कुमार हो या साहनी, सभी यूपी में अपनी अपनी पार्टी के विस्तार के लिए जा रहे हैं, जबकि बीजेपी वहां अपने बूते बहुमत की सरकार बना रही है। इस चुनावों में जेडीयू के साथ भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोई समझौता नहीं रहा है और उत्तर प्रदेश में जिस बड़े बहुमत के साथ योगी जी ने सरकार बनाया था और एक बार फिर से बनाने जा रहे हैं, तो वहाँ अपने राजनीतिक और वैचारिक विस्तार के लिए जेडीयू स्वतंत्र है, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हम एक बार फिर से बहुत ही मजबूती के साथ सरकार वहां बनाएंगे। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी भी खुलकर यूपी चुनाव में मैदान में उतर चुकी है। पटना के चौक चौराहे पर समाजवादी पार्टी ने बैनर लगाया है, जिसमें आरजेडी को धन्यवाद दिया गया है। उत्तर प्रदेश चुनाव की बिसात अब बिहार में बिछनी शुरू हो चुकी है, या यूं कहें कि चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है, लेकिन
बिहार की सियासत काफ़ी तेज हो गई है। आप ठीक मेरे बगल में यह बड़ा सा बैनर और पोस्टर देख सकते हैं। यह बैनर और पोस्टर समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया गया है और यह आरजेडी ऑफिस के ठीक सामने लगाया गया है। इसमें आरजेडी परिवार को धन्यवाद दिया गया है। आरजेडी का दावा है कि यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनना तय है और योगी सरकार की विदाई भी तय है। पार्टी का मानना है कि यूपी चुनाव के बाद बिहार की राजनीति भी बदलेगी और बिहार में भी नीतीश कुमार की सरकार गिरनी तय है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के समर्थन में बिहार के नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी 26 जनवरी को वर्चुअल रैली करेंगे। इसके बाद एक्चुअल रैली भी करेंगे, फिजिकल रैली भी करेंगे। कोरोना गाइडलाइन खत्म हो जाएगा तो समाजवादी पार्टी को पूरा समर्थन राष्ट्रीय जनता दल ने दिया है बिना शर्त वहां उत्तर प्रदेश में। बिहार की तमाम पार्टियां यूपी के चुनावी दंगल में कूद चुकी हैं। किसी ने उम्मीदवार उतार रखे हैं तो किसी ने समान विचारधारा वाले को समर्थन कर दिया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव नतीजों के बाद बिहार की राजनीति किस करवट बैठती है। चाहे नीतीश कुमार हो या फिर मुकेश सहनी, उत्तर प्रदेश के चुनाव को कितना प्रभावित करेंगे यह तो वक्त तय करेगा, लेकिन यह तय है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव ने बिहार में एनडीए गठबंधन को एक दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। कैमरामैन डीसी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। दिल्ली सरकार के स्कूलों और दफ्तरों में अब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह के सिवा किसी की तस्वीर नहीं दिखेगी। गणतंत्र दिवस से जुड़े एक कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये बड़ा ऐलान किया। हालांकि केजरीवाल के इस ऐलान को उनके खुद के सियासी विस्तार के सपने से जोड़कर देखा जा रहा है। मैं ये ऐलान करता हूं कि दिल्ली सरकार के हर दफ्तर के अंदर, दिल्ली सरकार के हर ऑफिस के अंदर बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीरें लगाई जाएंगी। अब हम नेताओं की तस्वीर नहीं लगाएंगे, अब मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं लगानी, अब हमें तस्वीरें लगानी है इन दो महानुभावों की, बाबा साहब अंबेडकर की और शहीद आजम भगत सिंह की। इन दोनों के असूलों के ऊपर हमारी दिल्ली सरकार चलेगी और ये दोनों हम लोगों को हर कदम पे प्रेरणा देते रहेंगे। सत्ता की सियासत जब सिद्धांतों और उसूलों की बात करे, विचारधारा पर व्याख्यान दे, तो यकीनन चौखट पर चुनाव होगा। नेताजी को वोटों का ध्यान होगा। हालांकि इस चुनावी मौसम में सबसे ज्यादा उसूलों की हत्या होती है, विचारधारा की बोलियां लगती है, लेकिन मंच से महापुरुषों की गाथा जरूरी है। चुनाव करीब है, लिहाजा नेताजी की मजबूरी है। दोनों ने सपना देखा था एक ऐसे भारत का जहां हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी। दोनों ने सपना देखा था एक क्रांति का, एक रेवोल्यूशन का। आज वही क्रांति और वही रेवोल्यूशन हम लोगों का भी सपना है। मुझे खुशी है कि चाहे आजादी के 70 साल बाद ही सही, लेकिन दिल्ली के अंदर इन लोगों का सपना अब धीरे धीरे पूरा होने लगा है। आज सवेरे जब दिल्ली के स्कूल खुलते हैं तो उनकी एक क्रांति हर दिल्ली के स्कूल के अंदर जीवंत हो जाती है। आज दिल्ली के हर बच्चे की आंखों के अंदर वो क्रांति नजर आती है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की सूरत बदल दी है, ये हकीकत है। आम आदमी के तालीम पर लगे ताले खुल रहे हैं, ये भी सच है। लेकिन संविधान निर्माता की याद सिर्फ औपचारिक उत्सवों में ही क्यों आती है? आजादी के नायकों की याद चुनावी मौसम में ही क्यों आती है? क्या संविधान और राष्ट्र निर्माताओं के खिलाफ साजिशें सिर्फ चुनावों में ही रची जाती हैं? अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 24। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे। आप देखते रहिए नॉन स्टॉप 9। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।